पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपका हिंदी क्लास होने वाला है। और मैं बता दूं कि ये 12 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सीटेट का जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सीटेट में हिंदी के पोर्शन पूछे गए थे उनको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और देखिए गद्यांश जो है, मैंने जितने भी क्लास पीछे जो आपके लिए बनाए हैं, जो दिए हैं आपको, उनमें गद्यांश के जरिए हम जैसे 1 से 9 तक और 10 से 15 क्वेश्चन तक काव्यांश के आधार पर हम करते हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और उनके आधार पे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। उनसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी लोग चैनल पे नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए। देखिए गद्यांश क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब देखिए जहाँ से शुरू है वहाँ से बात कर रहे हैं। ये एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत है। ये देखिए गांव, यहाँ से ये ग्रह हट जाएगा। गांव और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भूल बैठा है। इसका सही अंदाज तभी लग सकता है जब वह किसी लंबी समुद्र यात्रा पर निकल जाए। चारों ओर पानी ही पानी का अंततः विस्तार, तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके उसका खारापन दूर करके हमें भेजता है। अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र यानी कि मंथन से एक ही बार अमृत निकला था। अमृत हर बार निकलता है और वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है। सूर्य की गर्मी से तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है। निराकर भाप ऊपर जाकर साकार बादल में ढल जाता है। इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगहों तक ले जाती हैं। जब ऊंचे पहाड़ों या घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां की ठंडक पाकर ठहर जाता है। पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि अब से तुम्हारी बाट जो रहे हैं। पानी बनकर तप्त धरा को तृप्त करो, नवजीवन का संचार करो। तो ये गद्यांश आपका रहा। और गद्यांश के आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको सीधे बता दें कि गद्यांश के आधार पर हम इसको करेंगे। गद्यांश में अब देखिए डैश दिया हुआ है, यानी को अमृत कहा गया है। किसको अमृत कहा गया है तो आप सभी जानते हैं। अभी किसको बताया गया है, आप देखिए साफ सुथरे जल को, समुद्र के जल को, वर्षा के जल को, पहाड़ों जल को। तो मैं बता दूं आपको, वर्षा के जल को अमृत कहा गया है। क्या कहा गया है, वर्षा के जल को अमृत कहा गया है। इसी गद्यांश में वर्षा के जल को अमृत कहा गया है। अब बात करेंगे हम पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो आप भी जानते हैं पहाड़ और वन जो होते हैं ये बादलों की आवश्यकता प्रतीक्षा करते हैं। किसी करते हैं, ये बादलों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बादलों हो जाएगा। तो बादलों की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरह आपका जो बादलों की प्रतीक्षा करते हैं ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर दिया है स्क्रीन पे। दिया कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को, अब देखिए ए ऑप्शन दिया है कि जल की महत्ता समझनी चाहिए, बी है समुद्र की महत्ता समझनी चाहिए, सी आपको बादलों को बरसने से रोकना चाहिए, और डी है आपका वन और पहाड़ों पर घूमना चाहिए। तो आप जानते हैं कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को जल की महत्ता समझने के बारे में इस पे जोर दिया गया है। किसमें, जल की महत्ता समझने के बारे में जोर दिया गया है। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, जो दिया है अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है। तो कौन सा बरसता है, आप जानते हैं मानसूनी जल, समुद्र जल, पहाड़ों का जल या भाप का जल। तो आपको मैं बता दूं कि बारिशों के जो पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, वही समुद्र का पानी जो है भाप बन के ऊपर जो है बादल का रूप लेती है, और बादल जो होते हैं वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो कौन सा ये चक्र हो गया, समुद्र का जल जो है वर्षा के रूप में बरसता है। बात करेंगे हम पांचवें क्वेश्चन की। दिया हमारा धरती को डैश ठंडक देती है। क्या ठंडक देती है, आप भी जानते हैं। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के माध्यम से। हवा, सूर्य किरणें, पहाड़ियाँ, वर्षा। वर्षा से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ वर्षा ठंडक देती हैं, क्योंकि आप हवा तो ठंडक बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि हवा कभी गर्म ही पाई जाती है। सूर्य किरणें ये भी गर्म पाई जाती हैं। पहाड़ियाँ ये कोई ठंडक दे नहीं सकती हैं। बात करेंगे अगर वर्षा की, तो वर्षा क्या होती है, वर्षा की बूंदें हमें हर प्रकार से ठंडक देती हैं। अगर हम बात करें छठवें क्वेश्चन की, तो दिया है कि धरती के अधिकांश भाग में यहाँ पे डैश हो जाएगा। तो इस डैश में क्या भरा जाएगा, पर्वत, वन, पानी या मनुष्य। तो धरती के अधिकांश भाग में पानी है। क्या है, आप भी जानते हैं कितना है, 71 दशमलव समथिंग जो है आपका पानी है। 71 दशमलव आप इसको बता सकते हैं पानी है। क्या है,
यानी जिसको कहा जाता है कि 1/3 में जो है धरती है और 2/3 में आपका पानी है। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, जो दिया है कुछ इस तरह से, मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? ए ऑप्शन है कि मनुष्य पानी बहुत पीता है, बी है मनुष्य केवल पानी ही पीता है, सी आपको शरीर को चलाने के लिए पानी चाहिए, और डी है कि पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है। तो आप जानते हैं पृथ्वी का अधिकांश भाग जलमय है, तो इस तरह जो आपका डी ऑप्शन है यहाँ सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 8वें नंबर का दिया है। 8वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि समूह से भिन्न शब्द है, यानी कि इन चारों में जो ऑप्शन में जो दिया है इनमें से हमें डिफरेंट ढूंढना है, यानी कि 3 एक जैसे हैं, बाकी एक जो है अलग है। तो आप भी जानते हैं, देखिए समुद्र दिया है, वन दिया है, समुद्री दिया है और पर्वत दिया है। तो आप बताइए, जैसे समुद्र आप डायरेक्ट किस चीज़ को कह सकते हैं, वन भी कह सकते हैं, पर्वत भी कह सकते हैं, लेकिन बात जब समुद्री की आएगी तो समुद्री वो हो गई जो चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। क्या है? जो चीज़ें उसमें रहने वाली हैं, समुद्र के अंदर रहने वाली चीज़ों को समुद्री कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जो है, ये समुद्री एक प्रकार से विशेषण भी है आपका। क्या है? विशेषण है। जैसे मैंने बताया समुद्र में रहने वाले, तो समुद्र में रहने वाली चीज़ों को समुद्री कह सकते हैं, बाकी वन में रहने वाली चीज़ों को वन भी कह सकते हैं, पर्वतीय भी कह सकते हैं, पर्वत में रहने वाले। तो इस तरह से आपका भिन्न जो है समुद्री हो जाएगा। फिर बात करेंगे इस गद्यांश के आधार पर लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि 9वें क्वेश्चन की। दिया कि निराकार का मूल भाव है। देखिए निराकार का मूल भाव बताना है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रूप रंग ना हो, जिसकी कोई परछाई ना हो, या जिसका कोई अस्तित्व ना हो। तो आप भी जानते हैं निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, उसे निराकार कहते हैं। अब बात करेंगे हम काव्यांश की, जो निर्देश दिया है, क्या दिया है, 10 से 15 क्वेश्चन तक की निर्देश है। तो इसमें हम उस काव्यांश को पढ़ेंगे और उस काव्यांश के आधार पे हम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपने काव्यांश को। दिया है, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियों है चौड़े करतल, तरतर पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमला, नाच रहे पागलों हो ताली दे दे चल चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के वे चल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हंसमुख हरियाली में खग कूले कुल गाते मंगल। तो ये जो आपका काव्यांश है, यहाँ हम काव्यांश का एक छोटा सा जो सारांश था उसको पढ़ने का प्रयास किए हैं, और इस आधार पर हम 10वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। दिया है कि ताड़ के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? अगर हम पीछे चलें तो वो मैं दिखा दूंगा। तो ताड़ के पत्ते का हम किससे प्रयास किया गया है? आप देखिए, पंखों से प्रयास किया गया है। ताड़ के पत्ते जो होते हैं, जैसे ताड़ के पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। क्या होते हैं? ताड़ के पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, तो किससे हो जाएंगे? पंखों से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक रामा क्वेश्चन दिया हमारा, कविता में वारी से तात्पर्य है। वारी से आप सब जानते हैं, वारी मतलब जल, वारी का पर्यायवाची जल होता है, जल का पर्यायवाची वारी होता है। तो देखिए, बारिश, तलवार, खड़ग या जल। तो आप सीधे ऑप्शन को अपने टिक करेंगे, जल को। फिर बात करेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन की। तो 12वां नंबर दिया है कि कविता में प्रकृति को सुख किससे मिल रहा है, यानी झरनों से, झरनों के टपकने से, तालियां बजने से, पक्षियों गाने से, या बारिश होने से। तो आप सभी जानते हैं बारिश होने से। किससे? जो बारिश होने से है, वो आप प्रकृति में सुख जो इससे प्राप्त होता है वो इसी ऑप्शन से प्राप्त होता है। अगर बात करें 13वें क्वेश्चन की, तो दिया है सुख से विहचल। सुख से विहचल होने से तात्पर्य नहीं है, सुख से विहचल होने का तात्पर्य नहीं है। तो आप देखिए, ऑप्शन ए है उल्लसित होना, प्रफुल्लित होना, विषाद युक्त होना, अभिभोर होना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विषाद युक्त होना। विषाद मतलब होता है जैसे आप जैसे किसी स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस का हिंदी ही विषाद होता है। तो विषाद युक्त होना यानी कि स्ट्रेस में होना, आपका ये तात्पर्य जो है सुख से विहचल नहीं होगा। बाकी तीनों चीज़ें जो है सुख से विहचल के अर्थ हैं। ये उल्लसित होना, प्रफुल्लित होना, विभोर होना, मतलब खुश होना एक तरह से। फिर बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। दिया है खग कुल गाते मंगल से तात्पर्य है पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं। बी है पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं। पक्षी, देखिए फिर से मैं इस ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूँ। पक्षी मंगलाचरण कर रहे हैं,
पक्षी कुल का गीत गा रहे हैं, पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, पक्षी कुल की मंगल कामना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सही? आप इस ऑप्शन के आधार पर अगर बात करेंगे तो जो अपना सी ऑप्शन है, पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं। पक्षी क्या कर रहे हैं? हर्ष के गीत गा रहे हैं। जो दिया है कि हरियाली पाकर पक्षी आदि खुशी से चहक रहे हैं, यही इसका लाइन इसमें जुड़ जाएगा। बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। दिया है समूह से भिन्न शब्द युग्म है। ए है तड़ तड़, बी है टप टप, सी है झूम झूम, डी है चल दल। तो इन आधार पर अगर हम देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन है चल दल जो था इस काव्यांश में लास्ट लाइन जो दी गई थी चल दल, उसको आप याद करेंगे तो ये सही है ऑप्शन यहाँ का। और ये जो क्लास है आपकी यहाँ समाप्त होती है 15 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है ये क्लास बेहद आपको पसंद आएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो थे वो सीटेड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और आप इन सभी क्वेश्चन के आधार पर अपनी पढ़ाई जो है थोड़ी अच्छी कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन का संग्रह हो चुका है। तो मैं फिर आपसे बोलूँगा जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हो या पहली बार वेट कर रहे हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।